में महंगाई चित। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मोदी सरकार ने महंगाई पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त कटौती की गई है। तो क्या ये तेल दांव महंगाई चित कर देगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। तेल के दामों पर हुई कटौती के बाद किस तरीके से राजनीति भी जमकर हो रही है, आर पार की सियासत लगातार जारी है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इकोनॉमी के लिहाज से महंगाई के घटती हुई कीमतों पर आम आदमी को कितना फायदा पहुंचेगा, ये सब जानेंगे। सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत के दिन आ गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शाम ट्वीट करके ये खुशखबरी दी कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिससे पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। ये कीमतें मध्य रात्रि 12 बजे से लागू हो गयी। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें जिस तरीके से कम हुई हैं, उसमें कहीं न कहीं लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो नजर आ रही है। पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं। दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत है वो 96 रुपए 72 पैसे जो है वो पहुंची है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। तब से लेकर तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा था। इसी को लेकर सरकार पर जनता का दबाव भी था। पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। इस छूट के चलते केंद्र सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है, लेकिन देश के आम जनता को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देशवासियों को दी गई राहत का एक अनुपम उदाहरण है। उनके संवेदनशील और गरीब कल्याणकारी व्यक्तित्व को यह एक बार फिर से प्रदर्शित करता है। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन दामों में एक्साइज में कटौती की गई है और हमें आशा है कि राज्य भी अपने अपने स्तर पर सब जगह टैक्स में कटौती करेंगे ताकि आम नागरिक पर प्रभाव न पड़े। माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से 9 रुपए और 7 रुपीज़ डीजल के ऊपर कम कर दिए, 9 रुपीज़ पेट्रोल के ऊपर कम कर दिए हैं, इस निर्णय का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जो कॉमन पीपल हैं, इन लोगों का उसकी राहत मिलेगी। सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी देगी। ये सुविधा साल में सिर्फ 12 सिलेंडर के लिए होगी। इससे सरकार पर सालाना करीब 6100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार की तरफ से राहत की सौगात में कुछ और प्रोडक्ट भी शामिल हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, स्टील और सीमेंट भी अब सस्ता होगा। पिछले कुछ महीनों से महंगाई से जनता लगातार परेशान थी। अप्रैल में महंगाई दर 7.79% पहुंच गई थी। ऐसे में डीजल पेट्रोल से उत्पाद शुल्क घटाने का फैसला यकीनन बड़ी राहत की खबर है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमाल कुणाल, दिल्ली, आज तक। तो ये रिपोर्ट आप सबने देखी। अब कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं कैसे अब ये एक्साइज ड्यूटी की जो कटौती हुई है, इसके चलते अलग अलग शहरों में क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम का हाल, ये हम आंकड़ों के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं राजधानी दिल्ली का हाल। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में सबसे पहले राजधानी दिल्ली में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पेट्रोल की कीमत 96.72 लीटर पर पहुंच गई है, डीजल की कीमत 89.62 लीटर पर है। और वहीं अगर मुंबई की बात कर ले, मुंबई में इस वक्त पेट्रोल के दाम 111 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हैं, 97 रुपए 28 पैसे डीजल के दाम हैं। चेन्नई में 102
रुपए 63 पैसे, 94 रुपए 24 पैसे डीजल के दाम है। कोलकाता में 106 रुपए 3 पैसे पेट्रोल के दाम। वहीं अगर बात करें डीजल की तो डीजल के दाम 92 रुपए 76 पैसे हैं। तमाम वो कीमतें 4 महानगरों की हमने आपको दिखा दी। अब कुछ छोटे शहरों की बात कर लेते हैं। भोपाल में 108 रुपए 65 पैसे है कीमत पेट्रोल की। वहीं अगर डीजल की बात कर ले 93 रुपए 90 पैसे है कीमत। रांची में 99 रुपए 84 पैसे पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 94 रुपए 65 पैसे है। बेंगलुरु में 101 रुपए का है पेट्रोल, 101 रुपए 94 पैसे। डीजल की कीमत है 87 रुपए 89 पैसे। पटना की बात कर लेते हैं। पटना में 107 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर। वहीं डीजल के दाम 94 रुपए 4 पैसे। चंडीगढ़ में 96 रुपए 20 पैसे पेट्रोल के दाम, 84 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम। 2 और शहरों की बात कर लेते हैं। लखनऊ 96 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम, वहीं डीजल के दाम 89 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर। नोएडा में 96 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 89 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम है। यानी कि ये सभी वो अहम शहर हमने आपको दिखाए किस तरह से इस बार सर्जिकल स्ट्राइक की है मोदी सरकार ने दामों पर पेट्रोल और डीजल के। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। सभी खास मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस सुप्रिया श्रीनेय जी जुड़ गई हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ गए हैं। संजीव एस आलूवालिया एडवाइजर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन हमारे साथ है। वहीं हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार हैं। नरेंद्र तनेजा जी हैं जो कि पेट्रोलियम एक्सपर्ट हैं और साथ ही हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। सबसे पहला सवाल जफर इस्लाम साहब से। बहुत पीठ थपथपाई जा रही है सरकार की ओर से कि जिस तरीके से आपने एक्साइज ड्यूटी में कट कर दिया, पेट्रोल डीजल के दाम घट गए, कि लेकिन क्या ये वाकई काफी है? क्योंकि पिछले 6 महीने में जो दाम बढ़े थे धीरे धीरे करके कुछ पैसे करके वही एक दिन में वापस ले लिए, तो स्थिति तो जस की तस है। जहां से सफरनामा शुरू हुआ था वहीं पर जाकर खत्म हो गया। देखिए नेहा जी, सबसे पहले इस ऐतिहासिक फैसला जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था कल, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। इसलिए कि आप अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो आप एनर्जी एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, वो भी आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो है वो उसमें आग लगे हुए हैं। इसलिए कि रिफाइनरीज कितनी बंद हो चुकी हैं, गैस सप्लाई जो है रशिया से बंद हो चुका है, चाइना में कितनी रिफाइनरीज बंद हो गई हैं और ओवरऑल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्रूड के प्राइसेस जो है मोर और लेस स्टेबलाइज हो रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फाइनल प्रोडक्ट है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। लेकिन देश में, दुनिया में आग लगी है, फिर भी देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी राहत दी। पहले महंगाई पर रोक लगेगी कि नहीं इस पर? बिल्कुल लगेगी। आप देखिए इसी से सिर्फ एक डिस्टेंस से डायरेक्टली 20 बेसिस पॉइंट का तो सीधे आपको सीपीआई में पड़ेगा ये, और जितना इनडायरेक्टली जो है वो और भी ज्यादा पड़ेगा। और देखिए ओवरऑल फोरकास्ट जो है आरबीआई का है 5.7% जो है सीपीआई है इस साल के लिए। मुझे लगता है कि आगे फोरकास्ट जो भी हो, लेकिन इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देश की जनता खुश है। ऑपोजिशन, मैं नहीं एक सवाल सिर्फ करना चाहता हूं। देखिए ऑपोजिशन के पार्टी से मैं अपील करना चाहता हूं। कुछ पार्टियों ने छोटी सी राहत दी है वैट में, लेकिन जो लोग इतनी आवाज उठा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने प्रदेशों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, पहले अपने स्टेट्स में वैट कम कीजिए। बहुत बड़ी राहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, थोड़ी राहत आप तो दीजिए। सुप्रिया जी, बहुत बड़ी राहत है या फिर इसे आप चकमा बता रहे हैं जैसे कि सोशल मीडिया पे भी हमने देखा? हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताइए दरअसल ये चकमा क्यों है? ऐसा है कि चुनाव के दौरान 137 दिन एक भी पैसा पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ता है। अच्छी बात है, बढ़ना भी नहीं चाहिए। चुनाव के तुरंत बाद दाम बढ़ने शुरू होते हैं और 10 मार्च पर जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस था, आज कमी करने के बावजूद भी उससे ज्यादा है। 10 रुपया पेट्रोल बढ़ा 2 महीने में और 10 रुपए डीजल बढ़ा। 7 रुपए डीजल घटाया गया है, 9.5 रुपए पेट्रोल घटाया गया है, लेकिन आज भी पेट्रोल और डीजल का दाम उससे ज्यादा है। पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी उज्ज्वला सिलेंडर वालों को। क्यों दी जाएगी? क्योंकि 90 लाख लोग पहला सिलेंडर ही नहीं रिफिल करा पाए। 1068 पे बिक रहा है। महाराजगंज जो मेरा संसदीय क्षेत्र है जहां पर मैं काम करती हूं, 1068 का सिलेंडर है, कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए उसकी कमी करी गई।
यहां पर बोला गया 20 बेसिस पॉइंट्स महंगाई में कमी आएगी, मतलब महंगाई अभी भी 7.5% के ऊपर रहेगी। देखिए ऐसा है नेहा जी कि पिछले 4 महीने से 6% से ऊपर रिटेल इन्फ्लेशन आ रहा था। WPI होलसेल इन्फ्लेशन 30 साल की उत्कर्ष पे पहुंच गया है। आरबीआई ने रेट बढ़ाकर सरकार को आईना दिखाया था। आरबीआई को अब पार्लियामेंट को एक्सप्लेन करना है कि 6% से ऊपर महंगाई क्यों है, क्योंकि वो मैंडेटेड है लेजिस्लेटिवली कि वो एक्सप्लेन करेंगे अब, इसलिए सरकार को ये करना था। लेकिन ऐसा करने में आप लोगों को चकमा मत दीजिए। जो 2 महीने पहले दाम था और अब ये देखना है कि ये शनय 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 करके ये 10 रुपया, 9.5 रुपए, 7 रुपए कब तक बढ़ जाता है। और एक छोटी सी बात मैं, क्योंकि वैट का यहां पे अपील करी गई, 2 बातें कहना चाहती हूं। पहली बात वैट पर यह कहना चाहती हूं कि वैट एक एड वैलोरम टैक्स है, वो एक्साइज ड्यूटी पर डिपेंडेंट है, सब राज्यों का कम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 78,000 करोड़ रुपए जीएसटी का बकाया केंद्र सरकार के पास राज्यों का है। अरे पहले वो बकाया ही दे दीजिए, वैट का अपील बाद में करिएगा। और वैट के बारे में एक बात छोटी सी और बता दूं, छत्तीसगढ़ में आसपास के राज्यों से कम पर बिक रहा है, उसके बारे में कोई नहीं कहेगा। तो हर चीज को पॉलिटिसाइज करना, 70 राज्यों में सरकारें आपकी है, धड़ाधड़ करिए वैट कम, हम लोग को भी करना चाहिए, हम भी करें। मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि हम फ्यूल का प्राइस चार्ट एक बार देख लेते हैं। इससे ये समझ लेते हैं कि बेस प्राइस के बाद कौन कौन से वो अलग अलग मापदंड इसमें अपनाए जाते हैं, इसमें एड ऑन होते हैं। बेस प्राइस अगर 56 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर है तो भाड़ा इसमें 20 पैसे प्रति लीटर जुड़ जाता है। एक्साइज ड्यूटी इसमें 19.90 प्रति लीटर, और वहीं डीलर कमीशन 3 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर, और वैट 17 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर। यानी कि 56 रुपए बेस प्राइस के बाद 4 और ऐसे इसमें एड ऑन्स होते हैं, जिसके बाद आप जो कीमत देखते हैं जब आप फ्यूल भरवाने जाते हैं तब वो कीमत डिसाइड होती है। सुप्रिया जी, क्योंकि आपने यहाँ पर सबसे पहले सब्सिडीज का जिक्र किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने 24.85 लाख करोड़ अभी तक फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सब्सिडी पे स्पेंड किए हैं, और 26.3 लाख करोड़ कैपिटल क्रिएशन पर स्पेंड किए हैं। जबकि यूपीए ने पिछले 10 साल में जो आपका शासन था उसमें सिर्फ 13.9 लाख करोड़ जो है सब्सिडी पे स्पेंड किए थे। तो एक तरीके से आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये आंकड़े निर्मला सीतारमण ने दिए हैं, मैं उन्हीं के आंकड़े आप तक पहुंचा रही हूं। बजट के आंकड़े प्रस्तुत कर रही हूं। निर्मला जी के आंकड़े ना मैंने पढ़े हैं ना मुझे उसके बारे में पता है। बजट के आंकड़े सारे देश के सामने हैं। 2014 में 1,42,000 करोड़ रुपए फ्यूल सब्सिडी थी, जो इस बार के बजट में 5,000 करोड़ रुपए मात्र रह गई है। मतलब सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि राहत और रियायत कुछ नहीं आने वाली है। ये सरकारी आंकड़ों से मैं बात कर रही हूं। एक और सरकारी आंकड़ा आपको बताना चाहती हूं, यहां पर कहा गया ऐतिहासिक है। अब देश में अगर महंगाई से लोगों की कमर तोड़ने में थोड़ी राहत दी जाएगी, ये ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक ये है कि डीरेगुलेटेड प्राइस का, जब कच्चे, एक मिनट जी हाँ बिल्कुल, जब कच्चे तेल का दाम $20 प्रति बैरल हुआ था पिछले साल, क्या प्राइसेस देश में कम किए गए थे? 27 लाख करोड़ रुपए सिर्फ केंद्र सरकार ने कमाया पिछले 8 सालों में। सारे राज्यों ने मिलकर 16 लाख करोड़ रुपए कमाए। जफर इस्लाम, ये आंकड़ा सरकार का है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। ये सरकारी आंकड़ा है, इस पर जवाब देखिए मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, जरा उनको मैं 2-3 आंकड़े बताता हूं। पहले तो आप जरा वेलफेयर स्कीम में जितने हमने सरकार परसेंटेज जीडीपी देखे तो आपको समझ में आएगा कि इस सरकार ने जो सारे रिकॉर्ड्स इतिहास के तोड़ दिए हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया में परसेंटेज जीडीपी वेलफेयर स्कीम में FY21 में 4.78% जो है परसेंटेज जीडीपी खर्च करते हैं लार्ज जीडीपी का। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए जो ये बात बार बार कह रही WPI के बारे में उन्होंने जिक्र किया, WPI इनको पता नहीं है, ये देश की जनता को पता नहीं कि पूरे दुनिया में जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, क्या यूक्रेन जैसा क्राइसिस पहले देखा गया है? और उसकी वजह से डिसरप्शन है, इसलिए जो है कमोडिटीज प्राइस में उसका वेट्स रहता है WPI में, इसलिए बड़ा है। अब जहां जो रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, अपने समय में जरा सा रिटेल इन्फ्लेशन का बात जिक्र कर देती है कि वो डबल डिजिट में चल रहा था भाई, और एक दिन में हमने तो सिर्फ 40 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने बढ़ाया। एक दिन में जब फ्री फॉल जब डॉलर हो रहा था तो 200 बेसिस पॉइंट, 1-2 बेसिस पॉइंट, 200 बेसिस पॉइंट इनको बढ़ाना पड़ा था एक दिन में बैंक। बीच में नहीं बोलूंगी तो लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमने जो आज आंकड़े लिए हैं, जो फैसले लिए हैं,
उससे देश की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी हालत में है। देश लेंगे हम पेट्रोलियम एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी से भी, क्योंकि दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रख रही है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है। लेकिन इस बीच कुछ आंकड़े एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और समझा देते हैं कि कैसे इस वक्त भारत में पेट्रोल के रेट दुनिया में के मुकाबले, जो अलग अलग देश हैं उनके मुकाबले कितने ज्यादा हैं। अब तुर्की, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश हमने यहां पर लिए हैं। इनके मुकाबले भारत में पेट्रोल के दाम हम कंपेयर करेंगे और भारत के बराबर दाम किन देशों के हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के बराबर दाम इन 3 देशों के हैं, तुर्की, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ये वो 3 देश हैं जिनके दाम इस वक्त भारत के बराबर यानी कि भारत के रेट्स जितने ही हैं। अब आपको हम समझा देते हैं कि कैसे अलग अलग जो देश हैं, क्योंकि कंपैरिजन ये अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस से भी किया जाता है। भारत में ये वो देश हैं जहां पर भारत से महंगा है पेट्रोल, वो जर्मनी है, नॉर्वे, फिनलैंड, इटली, फ्रांस, नेदरलैंड्स, पुर्तगाल और हांगकांग, यानी कि लगभग कुल मिलाकर 8 ऐसे देश हैं जहां पर भारत से ज्यादा रेट्स हैं इन देशों के। और जाहिर तौर पर लगातार कंपैरिजन किया ही जाता है। तो अब सस्ता कहां पर है पेट्रोल ये आपको दिखा देते हैं। कौन से वो देश हैं, यूक्रेन जहां पर इस वक्त युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान, वहां पर भी भारत से सस्ता पेट्रोल है जबकि इकोनॉमी उनकी एकदम खस्ता हाल है। नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कीनिया, वेनेजुएला, ये वो तमाम देश हैं जहां पर भारत से सस्ता पेट्रोल है। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मेरा सवाल यहां पर नरेंद्र तनेजा जी से होगा। नरेंद्र तनेजा जी, आपने जफर इस्लाम साहब का भी तर्क सुना, आपने यहां पर सुप्रिया जी का भी तर्क सुना। जफर इस्लाम साहब के तर्क में कितना दम है? वो ये कह रहे हैं कि जो हमने कदम उठाए हैं वो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है और उनकी बेहतरी के लिए। देखिए, मैंने दोनों को सुना। जो टैक्सेस का और कीमतों का जो ढांचा है जिस पे हमारा पेट्रोलियम सेक्टर चलता है, वो ढांचा 70 के दशक में बनाया गया। 70 के और वो ढांचे में कोई परिवर्तन भारी नहीं हुआ। जुलाई 2010 के अंदर जो है डीजल को जो है वो पेट्रोल को बाजार के हवाले कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट का फैसला 10 जुलाई 2010 को, उसी कैबिनेट के अंदर ये फैसला हुआ कि पेट्रोल को भी बाजार के हवाले कर दिया गया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन उसका जो है वो बाद में हुआ। तो कुल मिलाकर के ये इसीलिए जो सब्सिडी वगैरह जो है ये धीरे धीरे करके कम होती चली गई। अब बात देखिए, हमारे हम 86% हमारे जो देश की जरूरत है वो हम आयात करते हैं तेल के लिए। हमारी अर्थव्यवस्था तेल की अर्थव्यवस्था है। 56 से 57% हम गैस आयात करते हैं। जो एलपीजी, जो ये लाल सिलेंडर, ये एलपीजी भी वो प्राकृतिक गैस नहीं होती। एलपीजी पेट्रोलियम है जिसको लिक्विफाइड किया जाता है, वो भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसका वहां कीमत विदेशों में कितनी है, समुद्री जहाज जिससे लाना है उसका भाड़ा क्या होगा, बीमे का भाड़ा क्या होगा, उस पर चाहे किसी की सरकार आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, बीजेपी की आ जाए, कल को किसी और की आ जाए, कोई नियंत्रण उस पर नहीं होता। ये जो ढांचा है जिसमें कीमत तय होती है, ये ढांचा जिसमें टैक्सेस तय होते हैं, ये ढांचा आज एक्साइज ड्यूटी कम करना काफी है, नाकाफी है या महज आई वॉश है? नहीं, देखिए, एक्साइज जो है हमेशा एक्साइज को यूज किया गया है कीमतों को रेगुलेट करने के लिए। जब भी पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा कम होती है तो एक्साइज बढ़ा दी जाती है, और जब भी बहुत ज्यादा जो है उसकी कीमत हो जाती है तो एक्साइज को घटा दिया जाता है। एक मैकेनिज्म है, एक्साइज एक मैकेनिज्म है। उसको सवाल करना, उस पर राजनीति जो नहीं समझे बड़ा आसान चीज है, लेकिन मेरा उस पर राजनीति करिए वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदलेगी। हकीकत ये जो ढांचा आज है ये इंदिरा गांधी जी के जमाने में बनाया गया। जो यहां पर शेल थी, शेल को राष्ट्रीयकरण करके भारत पेट्रोलियम बनाया गया, इंदिरा जी ने बनाया। उसके बाद जो आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम एसओ थी उसको इंदिरा जी ने बनाया। पूरा जो आज ढांचा है, अच्छा बुरा इस पर टिप्पणी हो सकती है, पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, लेकिन ये ढांचा तो इंदिरा जी का बनाया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अब इस ढांचे को बदलने का प्रयास हो रहा है कि लेकिन बाजार के भारत के अंदर जहां पे जो है कुल मिलाकर के बिना तेल के कुछ होता नहीं है, बाजार के हवाले करा गया है, लेकिन वो उसके बावजूद वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो आम आदमी है उसकी अर्थव्यवस्था, घरेलू अर्थव्यवस्था, एलपीजी सिलेंडर से लेकर के स्कूटी में पेट्रोल डालना, वो इस पर निर्भर करती है। और देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है जो हम सबको करना चाहिए, राजनीति को अलग करके ये कहना चाहिए कि आज भी हमारी जो निर्भरता है तेल पे वो 86% क्यों है विदेश पे, आयात पे क्यों है? चूंकि समय रहते हमारे देश के अंदर जो भंडार थे तेल के, जो प्राकृतिक गैस के भंडार थे, अरब सागर में थे, बंगाल की उनको हमने समय रहते उसको एक्सप्लोर नहीं किया। अगर किया होता,
निर्भरता फिर भी आयात पे रहती है, लेकिन इतनी नहीं होती। आज पृथ्वी पे भारत जो बड़ी इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी बोलते हैं, कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी निर्भरता इतनी ज्यादा। अब प्रश्न ये उठता है, ईमानदारी से प्रश्न अगर किया जाए, किसकी लापरवाही थी कि हमारी निर्भरता आयात पे कितनी ज्यादा है, और ये जो ढांचा जिस पे आज सवाल कर रहे हैं, ये ढांचा किसने बनाया, और क्या ये ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए, टैक्स रैशनलाइजेशन होना चाहिए और रिन्यूअल होना चाहिए। लेकिन ये वो प्रश्न है जिसका इस पर राजनीति की फुटबॉल खेल सकते हैं। ठीक है, सुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही है, वो उनका जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच कुछ और आंकड़े आपको दिखा देते हैं। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल के रेट किस तरीके से, क्रूड ऑयल जब सस्ता हुआ था जैसा कि विपक्ष कह रहा है, तब क्यों नहीं दाम कम कर दिए गए, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई। लेकिन इस बीच आपको ये आंकड़े दिखाते हैं। 2014 जब मोदी सरकार आई थी, कच्चा तेल प्रति बैरल कितने डॉलर का था? 106 रुपए उस वक्त कीमत थी प्रति बैरल कच्चा तेल की। उस वक्त पेट्रोल के दाम 71 रुपए 41 पैसे थे, डीजल के दाम 55 रुपए 49 पैसे। 2022 यानी कि मौजूदा वक्त, इस वक्त में भी सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें 106 रुपए से 114 रुपए प्रति बैरल इस वक्त कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमत है प्रति बैरल। डॉलर में ये दाम बता रहे हैं, 106 रुपए 106 डॉलर 2014 में और 114 डॉलर 2022 में। और इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है ये आपको दिखा देते हैं। पेट्रोल के दाम 105 रुपए थे 41 पैसे जो अब कम हो गए हैं, और 96 रुपए 67 पैसे डीजल के दाम थे जो अब घट गए हैं। यानी कि 2022 में अब घटी हुई कीमत हम आपको दिखा देते हैं। कटौती के बाद क्या कीमत है? 96 रुपए 72 पैसे पेट्रोल हो गया है, डीजल के दाम 89 रुपए 62 पैसे हो गए हैं। और इस वक्त कच्चे तेल के दाम प्रति बैरल डॉलर में 112 रुपए हैं, यानी कि कटौती से पहले 114 रुपए थे प्रति बैरल डॉलर, 114 डॉलर और अब 112 डॉलर हो गए, यानी कि $2 कम हो गई है क्रूड ऑयल की कीमत। और अब जाकर ये जो रोल ऑन यानी कि जो पास ऑन इफेक्ट है ये अब दिया गया है एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से जो तमाम कंज्यूमर्स हैं उनको। तो ये आप समझ लीजिए कि जो कच्चे तेल की स्थिति है उसको लेकर अब हम अपनी जेब से पेट्रोल और डीजल के लिए कितने दाम दे रहे हैं ये हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने और बताने की कोशिश की है। अब सुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही थी, उनका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर बात हो रही थी जो ढांचा है, यानी कि जिस ढांचे के आधार पर ये कीमतें तय की जाती हैं, कितना आयात इस देश में किया जाता है, क्या वो वाकई कंज्यूमर्स तक पहुंचता है? जो आम आदमी है, जो आम व्यक्ति है, जो इस वक्त कल तक, यूं कहें कि कल तक 100 रुपए के पार पेट्रोल के दाम चुका रहा था, आज अचानक से अगर कीमतें कम हो गई तो राहत महसूस कर रहा है। उसे तो इतनी पारदर्शिता से नहीं दिखता है ना सुप्रिया जी की क्या चल रहा है। देखिए ऐसा है नेहा जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते तनेजा साहब जो कहेंगे उसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए, और इसलिए लेना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने 2 कंट्रीब्यूशन इंदिरा जी के माने कि इंदिरा जी ने बीपीसीएल और एचपीसीएल को बनाया, जिन दोनों कंपनीज को मोदी सरकार ने बेचने का काम किया। खैर, इन्होंने कहा हम लोगों ने हमेशा निर्भरता बनाए रखी। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 से 2022 तक हमारी निर्भरता इंपोर्टेड क्रूड पर बढ़ी है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन 20% गिरा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन का गिरना हमारी निर्भरता को इंपोर्टेड क्रूड पर बढ़ाता है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा बाजार के हवाले कर दिया गया ये ढांचा था। हाँ, पेट्रोल के डीरेगुलेशन का जो निर्णय था वो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लिया था, यूपीए की सरकार ने लिया था। डीजल डीरेगुलेशन का निर्णय और उसका क्रियान्वयन मोदी जी की सरकार ने किया था। तो ये एक संस्थागत फैसला था जो भारत सरकार ने लिया और उस पर क्रियान्वयन किया। अब दिक्कत की बात क्या है कि कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप ये नहीं चल सकता है। एक फैसला पेट्रोल पर लिया गया था, उसको डीजल पर आपने किया। पेट्रोलियम सब्सिडी जो 1,42,000 करोड़ थी उसको घटा के 5,000 करोड़ आपने किया। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने पहले यहां पर बताया कि जर्मनी में हमसे ज्यादा दाम है या बाकी जगहों पर, वहां का परचेजिंग पावर पैरिटी भी देखनी चाहिए, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो हमारी खरीदने की क्षमता है उस हिसाब से भारत में एलपीजी दुनिया में सबसे महंगी है। डोमेस्टिक गैस का सिलेंडर सबसे महंगा है, पेट्रोलियम तीसरा सबसे महंगा है और डीजल 7वां सबसे महंगा। ये परचेजिंग पावर पैरिटी में इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स का कहना है, मेरा कहना नहीं। आप ये घनश्याम तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये फैक्चुअल मिस्टेक्स मैं बता दूं कि भारत के अंदर हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन 20% कम हो गया।
फैक्चुअली इनकरेक्ट, How? इसमें कोई What is the सच्चाई domestic नहीं production है। today? कोई Give me देखिए numbers. हमारे What it was in 2014 सुन लीजिए, और आज हमारे कितना है? जो ये चक्कर ये कि कांग्रेस को डेटा पढ़ना नहीं आता, माफ कीजिएगा। देखिए हमारे आप ही यहाँ समझदार है इस पैनल पर, हम सब बेवकूफ हैं। नवंबर अच्छी वो बात आपकी है। कटौती आक्षेप करिए। मत लगाइए, नहीं, सुनिए तो आप सुनिए सही आंकड़े नहीं, रखिए ना। देखिए नवंबर, आप बताइए 2014 में कितना डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन था? नवंबर और दिसंबर के 37 अंदर मेट्रिक मिलियन टन था 2014 में, जो गिरकर 35 से कम पर आ गया। सर को बोले। आपको मुझे डेटा पढ़ना कहाँ आता है? डेटा के ज्ञानी तो आप हैं, तभी अर्थव्यवस्था का ये हाल है सर। अच्छी बात है। डेटा दे दीजिए ना। देखिए अब मैं उस लगाइए। नहीं सुनिए, आपके जो डेटा हैं वो सुनिए, हमारा जो हमें पढ़ना कहाँ आता है? हमारे आपको आता है डोमेस्टिक, तभी तो अब आप इनको चुप कराइए ना। सुप्रिया जी, अब ये हर जगह जाके बोलते ये पहली निशानी होती है कि नहीं आता। ये पहली, हमारे देश में 7,50,000 बैरल हम अपना उत्पादन करते हैं। टोटल हमारे यहाँ जो है 50 लाख बैरल हम प्रतिदिन कंज्यूम करते हैं। अच्छा, उसके में हमारे बीच में सुनिए हमारा उत्पादन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज जो है वो इसलिए हमारा गिर रहा है क्योंकि हमारी जो ऑयल का कंजम्पशन है, जो हमारे यहाँ तेल का यूज है वो लगातार बढ़ रहा है। हम 3 मिलियन बैरल पहले कंज्यूम करते थे, आज हम 5.2 मिलियन बैरल करते हैं। तो हमारा कंजम्पशन बढ़ गया। कंजम्पशन बढ़ गया। इसको ये कहना है कि प्रोडक्शन गिर गया, ये साफ दिखाता है कि पेट्रोल और डीजल का अगर सामने रख दिया जाए तो अंतर नहीं दिखेगा। दूसरी बात, दूसरी दुनिया में जो इंटरनेट नॉन स्टॉप बोलती है, अब क्या बोला जाए, इनका क्या इलाज है? ये मेरा इलाज ना करिए, अर्थव्यवस्था का इलाज करिए। आपका जवाब लूंगी मैं। एक सेकंड मुझे कंप्लीट, मेरा इलाज मत करिए, अर्थव्यवस्था का इलाज करिए। ये आपका कैमरा लगा हुआ है, ये सोनी बनाता है, इसकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर एक है, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। आपका हिंदुस्तान गरीब देश है, मुझे कैमरा $500 में दे दो, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो कुछ कमोडिटीज हैं जो इंटरनेशनल है, देशों की सरकारें गरीबों के कल्याण के लिए होती है। आप अमेरिका जैसी नीति थोड़ी हिंदुस्तान में बनाने लगिएगा। ये देखिए, ये बताता है कुछ कमोडिटीज जो इंटरनेशनल कमोडिटीज में उसका जो बेंचमार्क है वो, और इसीलिए ये फैसला ये फैसला है कि जो भारत में कंपनियां तेल के उत्पादन करती हैं, भारत में सरकारी, उनको भी डॉलर में वही रेट दिया जाए, उनको वही रेट दिया जाए। और ये फैसला कांग्रेस ने लिया, क्योंकि आप सभी की बातों को ये आंकड़े जो है वो सपोर्ट करते हैं। फैसलों के बारे में नहीं पता, और इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल चीख चिल्ला करके झूठ को 10 बार कहा जाए। मैं मानता हूँ ये कांग्रेस स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये तो आप लोगों ने इमरजेंसी में यूनिवर्सिटी से, कांग्रेस ने खराब किया। झूठ मत बोलिए। एक मुझे एक फिगर बताना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कौन सा राज्य कितना कमाता है? एक फिगर बताने सुप्रिया जी, आपकी हर फिगर का जवाब मुझे फिगर क्या बात करिए ना। 37.8 मेट्रिक मिलियन टन प्रोडक्शन था 2014 में, 32.5 मेट्रिक मिलियन टन वो गिर गया 1 साल पहले, और ये कहेंगे कम नहीं हुआ। ठीक है, अरे सुन लिया आपकी बात, ये झूठ है, ये सरकार के आंकड़े हैं। इसका मतलब आपकी कौन सा राज्य कितना कमाता है, कौन सा राज्य, क्योंकि इस बात का जिक्र एक सेकंड केरोसिन फैला दिया, पूरे देश में केरोसिन फैलाना है, $500 बिलियन डेली चाहिए, कहां से लाएंगे वो? पूरे देश में केरोसिन फैला दिया, बताइए किसने फैलाया? वो केरोसिन आया कहां से, उसके पैसे कहां से आए? $500 बिलियन डेली चाहिए उसके लिए। ये है कांग्रेस के डेटा, पूरे देश में केरोसिन फैला दिया, $500 बिलियन डेली चाहिए उसके लिए। वो कौन लाएगा? आपके तो प्रवक्ता एक अचीवमेंट हो गया, आप एक्सपर्ट से प्रवक्ता बन गए, पूरे देश में केरोसिन प्रवक्ता बन गए, ये आपने करके दिखा दिया, ये अच्छी चीज हुई। तो बोगस डेटा, बोगस आर्ग्यूमेंट, सुप्रिया जी, जो अनावरण और आडंबर था वो खत्म हो गया, प्रवक्ता बन के सामने आ चुके हैं, एक्सपर्ट सच्चाई लेकर के आइए। अच्छी आवाज उठाने से, आवाज रेज करने से सच्चाई और बिल्कुल सही कहा आपने। वो ये आपकी एक सेकंड मुझे बोलने का मौका दीजिए। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि घरेलू सिलेंडर जो हमारे और आपकी कीमतों, जो घर का जो खर्च है उसको काफी हद तक प्रभावित करता है, और इसी को लेकर तमाम सवाल भी उठते रहते हैं, क्योंकि दिल्ली शहर यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 रुपए पार पहुंच गए हैं। 1003 रुपए यहाँ पर कीमत है, कोलकाता में 1029 रुपए कीमत है, मुंबई में 1002 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 1018 रुपए और 50 पैसे कीमत है। यानी कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर सभी जगहों पर अगर देखा जाए इन 4 शहरों में तो 1000 रुपए को पार कर गया है। अब
इस बात को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, क्योंकि जफर इस्लाम जी, जिस उज्ज्वला स्कीम का आपने दम भरा था, जो आपने कहा था कि हम घर घर उज्ज्वला स्कीम पहुंचाएंगे, जिसका उन गृहिणियों को फायदा होगा जो अभी तक चूल्हा फूंक रही थी, लेकिन कैसे फायदा पहुंचेगा सर? 1000 रुपए पार है सिलेंडर, कैसे? देखिए नेहा जी, आप अगर इस तरह से देखें कि आज 1000 रुपए है, तो आपको इसका और यूपीए के सरकार में क्या था, तो आपको उससे पहले भी NDA 1 में भी जाके देखना पड़ेगा कि 280 रुपए था उस वक्त सिलेंडर का दाम। अरे सर, आप फिर इतिहास में जाते हैं। तो हर बार हर समय के साथ डिमांड भी बढ़ा है। आज जरा देखिए, जो हमारी कंजम्पशन बढ़ी है, जो LPG की बहुत ज्यादा बढ़ी है। जिस तरह से अभी तनेजा जी ने कहा, जिक्र किया कि हमारे जो डेली रिक्वायरमेंट जो है पेट्रोल डीजल की, वो 5 मिलियन जो MMPT जो था उसको डबल होने का 2035 तक डबल हो जाएगा। तो जाहिर है कंजम्पशन बढ़ रहा है, दुनिया में तीसरे नंबर पे हमारी कंजम्पशन है। तो उस लिहाज से आप उसका भी ध्यान रखते हुए जिस तरह से राहत देना, जनता को राहत सरकार दे रही है। कैसे? जनता को कैसे राहत दे रही है? अरे सर, अर्थशास्त्र से भी तो कॉमन लेना पड़ेगा ना। एक सेकंड, आपकी बात में दम है या नहीं, मैं उन्हीं से उसका जवाब पूछूंगी ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कैसे? जिस तरह से राहत दे रही है, जैसे आप कांग्रेस के जमाने में देखिए, यूपीए के जमाने में जिसके पास छत नहीं था वो बिना छत के ही रहता था, आज हम छत प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, LPG की बात पूछी, नहीं तो आप वेलफेयर स्कीम, हमने पूरे हर तरह से वेलफेयर स्कीम देने की कोशिश की है। एक चीज आइसोलेशन में देखिए, उसको भी हम राहत पहुंचा रहे हैं कि हर घर में पहले तो गैस पहुंचा, और अब जब उनको सब्सिडी देने की जरूरत थी तो सब्सिडी भी दिया। लेकिन एक चीज मैं आपसे सवाल उठाना चाहता हूं, सब्सिडी का सॉल्यूशन है क्या? उसका इन्फ्लेशन पे, रिटेल इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है? भाई एक ही खजाने से सब कुछ जाता है, एक ही खजाने से जाता है। घनश्याम तिवारी जी का एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद में प्रोफेसर अरुण कुमार पर जाऊंगी। घनश्याम तिवारी जी, जितनी बातें जफर इस्लाम जी कह रहे हैं, आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव के जस्ट बाद एक एक करके दाम सही, मतलब 10-10 पैसे, 20-20 पैसे करके दाम बढ़ाया गया, उतना ही बस रोल बैक कर लिया, ये लग रहा है कि काफी है और राहत देगा जनता को? देखिए, सबसे पहले आपको, को-पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। 100 जुल्म करता हूं फिर मरहम देता हूं, मेरी दरिया दिली तो देख, थैंक यू बोल, ये भी क्या कुछ कम करता हूं। पिछले साल अखबारों ने छापा कि सिर्फ एक साल में मोदी सरकार ने 63 बार 63 टाइम्स पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। ये 63 टाइम जब महंगाई का चाबुक आम आदमी के ऊपर मारा गया, क्या आम आदमी थैंक यू बोले? आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टी, उसके नेता कह रहे हैं कि मोदी जी को साष्टांग प्रणाम कीजिए, ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है। ये कहता है जब कोरोना काल में हर कोई परेशान था, मई 2020 जितना दाम कच्चे तेल का नहीं था, उससे ज्यादा एक्साइज का दाम, ये अच्छे दिन का टैक्स था, मोदी टैक्स था, वो समझ लीजिए 33 रुपए पेट्रोल पे था और ये 32 रुपए लगभग डीजल पे था। अक्टूबर 2017, ये अखबार में सरकार का रेवेन्यू क्या था? रेवेन्यू पे बताइए, सरकार के पास क्या रेवेन्यू था और कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया? अक्टूबर 2000 बताइए ना, और कितना वेलफेयर स्कीम में डाला, कितना वेलफेयर, जनता की चिंता किसने की? अक्टूबर 2017, जनता की चिंता तो हमारी सरकार ही कर रही थी ना। बोल रहा था अक्टूबर 2017 अखबार में फ्रंट पेज पे छपा है, आप इसको मिटवा दीजिए। 19 रुपए 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, आज आप कम करके कितना लेके आ रहे हैं? 19 रुपए 90 पैसे लेकर के आ रहे हैं। यानी कि आप अभी भी आप जनता से मोदी जी का अच्छे दिन का टैक्स वसूल रहे हैं प्रति लीटर। आप ये देखिए, आज का कल का ये इकोनॉमिक टाइम्स है, ये है आम आदमी की तस्वीर, जिस तरीके से ये आदमी ढो रहा है, आम आदमी मोदी सरकार के अच्छे दिन के वादों को ऐसे ही ढो रहा है। ये आप देखिए इकोनॉमी की रिपोर्ट जिसमें कह रही है कि भारत से पैसा जा रहा है, ये केवल अखबार है। डॉक्टर अरुण कुमार का पर्सपेक्टिव जान लेते हैं, उनका क्या व्यू पॉइंट है, क्योंकि वो अर्थशास्त्री हैं, वो सरकार से और विपक्ष से थोड़ा सा परे होकर अपना व्यू पॉइंट दे पाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि सर, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी कम की गई, लेकिन ये भी कहा गया कि राज्य सरकारें भी अपना टैक्स कम करें, और इस बात की चर्चा बकायदा मोदी जी ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्रियों के साथ की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक राज्य सरकारें टैक्स नहीं घटाती हैं, तब तक आम आदमी तक इन घटाई हुई कीमतों का जो फायदा है वो नहीं पहुंच सकेगा। अभी भी कीमतें ज्यादा हैं, ये माना गया था, और उसके बाद जब ये रोल बैक हुआ है एक्साइज ड्यूटी का, तो उसके बाद ये इफेक्ट कब तक पहुंचेगा? देखिए, जो इन्फ्लेशन होता है उसका मतलब है कि दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तेज होता जा रहा है। यानी कि पहले वो 10%, 12%, अब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स 15%, उसी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है।
तो ये असल में क्या असर होता है, हमारे यहाँ 94% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं जो अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते खुद में। तो अगर दाम बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है तो कोई असर नहीं पड़ता, पर ये जो 94% है इनकी जेब पे डाका पड़ रहा है जब इन्फ्लेशन तेज होता है। तो ये तो सरकार ने अच्छा किया कि कुछ कटौती कर दी है ना, उससे कुछ राहत मिली। लेकिन जैसे कि आपके पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अभी भी वो उतना नहीं कटा है जितना कि पहले होता था, तो यानी कि अभी भी असर है। और आगे जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि और दाम बढ़ेंगे। यूक्रेन का युद्ध है, उसके बारे में अभी पता नहीं है कि उसका और क्या असर होगा, और खतरा बढ़ सकता है। चाइना में सप्लाई बॉटलनेक्स वहां से आ रहे हैं क्योंकि वहां लॉकडाउन है, उसकी वजह से दुनिया भर में सप्लाई बॉटलनेक्स हो गए हैं, हमारे देश में सप्लाई बॉटलनेक हैं। फिर जो हमारा जो बुनियादी चीज है यानी कि एनर्जी है, वो सब चीजों के प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। अगर एनर्जी के प्राइस हाई रहेंगे तो इन्फ्लेशन ज्यादा तेज होगा। तो इन्फ्लेशन जब तेज होता है तो उसका असर सोशल और पॉलिटिकल भी होता है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये सरकार ने अच्छा किया कि थोड़ा तो काटा, उन्होंने प्लास्टिक पे, स्टील पे और सीमेंट पे भी कुछ राहत देने की कोशिश की है, जिससे कि वो बुनियादी चीजें अगर वहां पे दाम कुछ कम होते हैं तो उसका भी असर होगा। लेकिन जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और कम करने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे तो हमारा डेफिसिट बढ़ेगा, तो उसके लिए हम डायरेक्ट टैक्सेस पे उठाएं। क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस इसलिए क्योंकि जो अमीर आदमी है उनकी आमदनी बहुत बढ़ी है। आपने स्टॉक मार्केट में भी देखा, और जो आरबीआई का जो 1500 कंपनियों का सैंपल है उसमें दिख रहा है कि 24% प्रॉफिट बढ़ गया है कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो आज की जैसी स्थिति में एक तरफ लोग गरीब हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो अमीर है तो उनके वही बात आप दोहरा रहे हैं। आलू वाले जी का भी मैं कमेंट लूंगी, लेकिन इस बीच सर मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने कितनी कमाई करी है 2014 से लेकर 2022 तक, और राज्य सरकारों की कितनी कमाई हुई है ये हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखा देते हैं। साल 2014-15 में केंद्र सरकार की कमाई 1,26,025 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों की कमाई 1,37,157 करोड़ रुपए। वहीं 2017-18 में 2,76,168 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से कमाई। वहीं राज्य सरकारों की कमाई 1,85,850 करोड़ रुपए। 2020-21 जब कोरोना आया 4,19,884 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की कमाई, 2,02,937 करोड़ रुपए राज्य सरकारों की कमाई। 2021-22 पे आ जाते हैं, थोड़ा सा घट गया आंकड़ा, 3,10,155 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की कमाई। वहीं राज्य सरकारों की कमाई 1,89,125 करोड़ रुपए। यानी कि कुल मिलाकर अगर आंकड़े देखे जाएं तो लगातार ये कमाई बढ़ती हुई, ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। आलू वाले जी, इस पर मैं आपसे कमेंट चाहूंगी, क्योंकि केंद्र सरकार की कमाई वर्सेस राज्य सरकारों की कमाई, जिस पर लगातार ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ा जाता है कि उनकी वजह से ही दाम इतने बढ़े हुए हैं। केंद्र सरकार तो अपनी ओर से स्टेप्स उठा ही रहा है। देखिए नेहा जी, असल में तो ये होना चाहिए जैसे जीएसटी में हुआ कि दोनों राज्य और केंद्र सरकार मिलकर ये तय करें कि हर कीमत पे, हर कमोडिटी पे कितना टैक्स लगना चाहिए। हमारे यहाँ ये व्यवस्था पेट्रोलियम और लिकर के लिए नहीं है। वहाँ पे राज्य अपना तय करती हैं और केंद्र अपना तय करती हैं। मेरे हिसाब से जब तक आप इस व्यवस्था को ख़त्म नहीं करेंगे और जब तक वो एक टेबल पे आके ये निर्णय नहीं लेंगे कि भाई हम दोनों को मिलके टैक्स शेयर करना है, आफ्टर ऑल दोनों राज्य और जो यूनियन की सरकार है वो किसके हित में काम कर रहे हैं? वो हम सब जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनके हित में काम कर रहे हैं। एक कॉमन बेसिस पे दोनों को अपना टैक्स लगाना चाहिए। और मेरा तो ये सुझाव रहेगा, क्योंकि बड़ा भाई जो है छोटे भाई को हमेशा देता ही है, तो अगर राज्य सरकार यूनियन सरकार को बड़ा भाई मानना चाहे तो यूनियन सरकार को ये कहना चाहिए, देखिए मैं तो ये व्यवस्था करना चाहता हूं कि जितना आप लोग टैक्स लगाएंगे मैं उससे थोड़ा सा कम ही लगाऊंगा, ज्यादा नहीं लगाऊंगा, लेट अस से 5%। उससे ये होगा कि ये इस पे संयम आएगा। आज ये होता है कि राज्य सरकार ये सोचते हैं कि भाई ये लोग तो अपना टैक्स बढ़ाए बैठे हैं, मैं क्यों ना बढ़ा लूं, तो उसमें फिर वो समझौता नहीं होता। जो कहते हैं हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बट दरअसल वो स्प्लिंटर्ड फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। टैक्स बढ़ने जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं घटी हुई कीमतों पर, एक बार सुन लेते हैं। कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव और प्रो पुअर भाजपा सरकार साधारण व्यक्ति को राहत देने और उनके जीवन में बदलाव लाने
और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध रूप से लगातार काम कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने कल देखा जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 महीने में दूसरी बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी की। पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। इस छूट के चलते केंद्र सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है, लेकिन देश के आम जनता को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इस वर्ष हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय ने 9 करोड़ लाभार्थियों में से हर एक को इस वर्ष 2400 2400 रुपए तक की राहत मिलेगी। ठीक है, एक एक करके। ये इमोशनल अत्याचार है। 63 बार आप दाम बढ़ाते हैं। सभी बोलना चाह रहे हैं। 63 बार। सर, मैं सबसे सबसे पहले जफर इस्लाम साहब की बारी आएगी, क्योंकि जेपी नड्डा जी ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का आपकी सरकार पर भार पड़ने वाला है। इस बात का जिक्र जफर इस्लाम क्यों नहीं किया गया? जब क्रूड ऑयल कम पर था तब आपकी सरकार ने कमाई कितनी की थी? उसको भी तो बैलेंस करके बोलना चाहिए था। देखिए ना, जो कमाई की थी हमने कहाँ खर्च किया वो भी तो देखिए। हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना खर्च किया, क्या उस पिछली सरकारों ने किया? उससे क्या ये जो कोरोना के समय में जो सारी दुनिया सर, ये तो एक बच्चा भी जानता है कि जब क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तब उसके प्राइस इफेक्ट्स को पास ऑन करना चाहिए आपको। नहीं, आप सुन लीजिए, हमने पास ऑन भी किया है, लेकिन ऐसे समय पे जब कोरोना के समय रेवेन्यू स्ट्रीम सारे सरकार के बंद हो गए थे, लेकिन सरकार ने पूरे खजाने खोल दिए थे आम नागरिक, जैसे पूरी बात हो रही, पूरे गरीब नागरिकों के लिए, तो पैसा इसे एक्साइज से। लेकिन एक बात कहना चाहते हो, अहलुवालिया जी अभी कह रहे थे कि इसको जीएसटी में लेके आना चाहिए। मैं कहता हूं कि चलिए, जो अपोजिशन की सरकार है वो आके जो काउंसिल की मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की, उसमें हामी भरे के करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं भरता है। यूनियनली उन्होंने कहा कि हम अभी तैयार नहीं हैं। ठीक है नेहा जी, मैं 2 बातें कहूंगी। अभी आपने वहां पर खड़े होकर कुछ फिगर दिखाए थे। 4,19,000 करोड़ तक पहुंच गया था। 8 सालों में केंद्र सरकार का टैक्स कितना बढ़ा? 2,94,000 करोड़ सिर्फ केंद्र सरकार का। सारे राज्यों का मिलाकर 65,000 करोड़। एक बात में होना जरूरी है, इन्होंने कहा राशन और वेलफेयर किया। उत्तर प्रदेश में नया शासनादेश आ चुका है। लाभार्थी जो राशन के झोले छपवाए गए थे मोदी जी और योगी जी की फोटो के साथ, अब कहा जा रहा है अगर आपके पास मोटरसाइकिल या रंगीन टीवी भी है तो राशन कार्ड अपात्र हो गए, आप वापस करिए। तो ये चुनाव के पहले क्यों नहीं कराया? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर ये एक एंडलेस ऐसी डिबेट है जिसमें ये लगातार कहा जा रहा है कि ये राह कांटों भरी है। सिर्फ एक्साइज ड्यूटी कम करने से पेट्रोल डीजल पर अभी मुश्किलें आम आदमी की खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जाहिर तौर पर समस्याएं और चुनौतियां इससे भी बड़ी हैं। समस्या बेरोजगारी की है, समस्या महंगाई की है, और कब तक इस समस्या से निजात मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।